गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। यदि आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं 1:35 पे लाइव आया करता हूं, जो कि इंडिया में 5 बज चुका होता है। ये मैं टाइम रोज बताता हूं ताकि आप लोग मेरे लाइव में अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन हो सकें और अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकें। तो आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, ज्ञान से अपना नाम करते रहो। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, ज्ञान से अपना नाम आगे करते रहो। मंजिल खुद मिल जाएगी एक दिन, मंजिल खुद मिल जाएगी एक दिन, बस मेहनत और सीखने का काम करते रहो। ठीक है, तो आप लोग, हर इंसान कुछ न कुछ रोज नया सीखता ही है। जहाँ पे भी अगर आप जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो वहाँ कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता ही है। अगर आपके लाइफ में अगर सीखने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे देख के सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस मन से काम करना होता है और खुद एक दिन खुद न खुद वो आपको वो काम आगे बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये नहीं कि आप छोटा काम कर रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहा है तो उसको देख के अपने को से, कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं होता है, बस लगन चाहिए। लगन है आपके अंदर तो आप एक दिन खुद उस लाइन में आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा साइट मैं बताने जा रहा हूं, और जितना भी मेरा पिछला वीडियो है मैं अपना YouTube चैनल पे डाल दिया हूं, तो आप लोग वहां से जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेरे चैनल का आईडी है राहुल कुशवाहा कंस्ट्रक्शन लाइव। सॉरी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी ज्वाइन हुआ है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल सके। ठीक है, तो आप लोग, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा नहीं भी लगता हो तो तब भी ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, किसी भी मेरे भाई को अगर काम में परेशानी हो रही हो तो मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका सॉल्व हो जाए, जो भी परेशानी हो। ठीक है, तो अभी मैं आज मैं बताने वाला हूं अपना प्लास्टर का इंस्पेक्शन कैसे करें। तो जितना भी मैं टॉपिक बताया हूं, वो टॉपिक को अगर आप फॉलो कर रहे हैं या करते हैं तो वहाँ जाने से पहले आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट में मान लीजिए आपके कंपनी में 10 प्रोजेक्ट है, 10 प्रोजेक्ट में कौन से प्रोजेक्ट पे आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। इंस्पेक्शन वही व्यक्ति करता है जो इंस्पेक्टर इंजीनियर, मतलब इंस्पेक्टर भी बोला जाता है उसको। अगर आप लोग मैकेनिकल लाइन में भी काम करते होंगे तो जो आप टाँकी, टैंक वगैरह जो भी आप मैकेनिकल से रिलेटेड पार्ट मशीन बनाते हैं, तो मशीन बनने के बाद इंस्पेक्टर आता है चेक करने के लिए, तो उसी को इंस्पेक्शन बोलते हैं। तो उसमें जो भी पॉइंट वो लिखता है या चेक करता है उसी को इंस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अपना, मान लीजिए आपके कंपनी में 10 प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं तो आपको पहले नंबर अपना नोटबुक में उस प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, किस चीज़ का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया टॉपिक, किस टॉपिक पे इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, सेफ्टी में जा रहे हैं कि अपना रेनफोर्समेंट करने जा रहे हैं या शटरिंग करने जा रहे हैं, कंक्रीट करने जा रहे हैं। जो भी टॉपिक पे आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, जो भी मैं बताया ऊपर, तो उसका नाम लिखिए। डिटेल्स में क्या क्या चेक करना है आप यहाँ पे लिख लीजिए। लिखने के बाद वहाँ पे जाके आप जैसे क्या क्या चेक करना है वो मैं बता देता हूँ, वैसे लिख के लेके जाइए। वहाँ पे बस चेक करके यस या नो, अच्छा है तो गुड लिखिए, नहीं है तो बैड लिखिए।
फिर उसको इम्प्रूवमेंट करने का भी कॉलम, रेक्टिफाई करने का भी कॉलम होना चाहिए आपके पास, ताकि आप अपना रजिस्टर मेंटेन कर सके, आप अपने कंप्यूटर में उसको नोट कर सके कि मैं ये गया था तो उस दिन ये हमको फॉल्ट मिला था। ठीक है, तो आगे के प्रोजेक्ट या दूसरे प्रोजेक्ट या उसी में दूसरे दिन अब जाए तो वो काम रेक्टिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है वो आप देख सकें। ठीक है, तभी आज का मेरा टॉपिक है प्लास्टर का इंस्पेक्शन कैसे करें। वो फिनिशिंग मटेरियल में ही आता है, फिनिशिंग वर्क में ही आता है। तभी आज मैं प्लास्टर का बताता हूँ, उसके बाद फिनिशिंग में जितने भी आइटम है ना वो सब मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। अभी आज का मेरा टॉपिक है प्लास्टर का इंस्पेक्शन। प्लास्टर में आप जाएंगे तो आपको क्या करना है। पहले आप अगर किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, प्लास्टर का काम चालू है या करवाना है, तो पहले नंबर आप देखिए ब्रिक वर्क हो गया है कि नहीं हो गया है। ब्रिक वर्क होने के बाद वो ब्रिक वर्क को पहले पानी कितना दिन मारा गया। अगर सीमेंटेड ब्लॉक है तो पानी मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेड ब्रिक है जो इंडिया में लगता है, कल मैं ब्रिक का साइज भी बताया था 200 बाई 100 बाई 100 विथ मोटर। अगर विदाउट मोटर है तो 190 इंटू 90 ये विदाउट मोटर का साइज होता है। ठीक है, और मैं कल बता दिया था अब 1 स्क्वायर मीटर में 4 इंच का ब्रिक कितना लगता है, और 1 स्क्वायर मीटर में अपना 230 mm का वाल अगर ले रहे हैं तो उसमें कितना ब्रिक लगता है। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी वाल का एरिया निकाल के और डिवाइड कर देंगे तो आपका वो रूम का या पूरा बिल्डिंग का आपका ब्रिक निकल जाएगा। ठीक है, और कितना प्लास्टर लगेगा, सीमेंट लगेगा, ये सब भी मैं आगे के टॉपिक में बताऊंगा। तो आप लोग मेरा लाइव देखते रहिएगा, और मेरा अगर वीडियो आप लोग के पास जाता है तो आगे भी फॉरवर्ड करते जाइएगा, मतलब शेयर करते जाइएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मेरा प्लास्टर। तो प्लास्टर जैसे आप ब्रिक पानी, रेड ब्रिक है तो पानी मारना है, पानी मारने के बाद उसको प्लास्टर चालू करना है। तो प्लास्टर चालू करने से पहले आपको क्या करना है, पहले अगर टिक्की ढाड़ा लगाना है, ये टिक्की बोलते हैं या ढाड़ा बोलते हैं, वो ढाड़ा क्यों लगाया जाता है ये भी ध्यान देना है कि वो लगा हुआ है कि नहीं जगह पे। क्योंकि आप मान लीजिए 20 महला बिल्डिंग बना रहे हैं, 25 महला बिल्डिंग बना रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉलम आप लेके जा रहे हैं तो एकदम परफेक्ट ही जाए। बीम आप कॉस्टिंग कर रहे हैं तो एकदम परफेक्ट ही जाए, क्योंकि बिल्डिंग में 10 महला 20 महला का बिल्डिंग रहता है तो उसमें कारीगर बहुत सारे चेंज होते हैं, कारपेंटर चेंज होता है, फिटर चेंज होता है, तो सब चेंज होते रहते हैं। तो वो लोग के काम में 19-20 हो जाता है। तो बीम कभी आप सेट आ जाता है, कॉलम आप सेट आ जाता है। भराई में अगर कभी कॉलम का साइज, अपना कॉलम का जो सिकंजा वगैरह मारा रह जाता है वो टाइट नहीं रहता है, तो वो फूकने का डर रहता है। तो कभी कभी 10 से 15 mm बाहर भी आ जाता है, बीम भी आ जाता है। ठीक है, प्रॉपर न रहने के कारण प्लास्टर में अंडुलेशन आ जाता है अगर बिना ढाड़ा का करेंगे तो, और साइज अपना रेक्टेंगल में नहीं मिलेगा। इनसाइड अगर आप चेक करेंगे तो रेक्टेंगल में नहीं मिलेगा। इसके लिए आप टिक्की ढाड़ा लगाते हैं ताकि अपना रूम रेक्टेंगल में हो जाए और अपना प्लास्टर भी अंडुलेशन न दिखे, प्रॉपर दिखे। तो टिक्की ढाड़ा लगा है कि नहीं वो चेक करना है। लगने के बाद प्लास्टर जो किया जा रहा है तो अपना सैंड और सीमेंट से यूज किया जाता है, सीमेंट और सैंड से प्लास्टर किया जाता है। तो कौन सा रेशियो से प्लास्टर किया जाए और रेशियो अपना अप्रूव्ड बाय कंसल्टेंट द्वारा है कि नहीं है। ठीक है, अगर कंसल्टेंट से नहीं है तो जो आपके ऑफिस आपके इंजीनियर जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है वो भी चेक करना है। जैसे आप मान लीजिए रेशियो में 1:4:1:5 ऐसा लिया जाता है, तो 1:4:1:5 के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। आज जो सैंड यूज कर रहे हैं, सैंड का सिल्ट कंटेंट चेक करना रहता है। सिल्ट कंटेंट चेक किया गया है कि नहीं, 10% से ज़्यादा सिल्ट नहीं होना चाहिए, वो सब चेक किया जाता है। कोई भी गाड़ी अगर मंगा रहे हैं आप सैंड का तो एवरी गाड़ी, जितना भी गाड़ी आता है वो हर गाड़ी में चेक करना पड़ता है। ठीक है, स्लीव द्वारा अपना वो जार होता है, जार में अपना पानी डाल के नमक डालने के बाद वो मट्टी ऊपर हो जाता है और अपना सिल्ट नीचे, अपना वो क्या बोलते हैं, अपना सैंड नीचे हो जाता है और उसका रेशियो निकाल के इस तरह से चेक किया जाता है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा सैंड कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तभी आज मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये सब करने के बाद अपना रेशियो चेक कर लिए, रेशियो प्रॉपर है तो गो हेड कर दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग प्लास्टर चालू हो जाएगा। फिर प्लास्टर होने के बाद ये प्लास्टर कर लिए, प्लास्टर करते समय
जब प्लास्टर फिनिश हो जाता है, अभी दीवार अभी पूरा अभी अभी फाइनल हो रहा है, तभी आपको या आपके कारीगर द्वारा आप उसको एल्युमिनियम का जो पट्टी होता है, कम से कम 2 मीटर का पट्टी हो, उससे चेक करें कि अपना कहीं दीवार प्रॉपर है, वो लंबे में है कि नहीं है। उस तरह से चेक किया जाता है। साहुल से भी चेक किया जाता है, प्लम्बर जिसको बोलते हैं उससे भी चेक किया जाता है। ठीक है, इस तरह से चेक करने के बाद अगर करेक्ट है तो ठीक है, ओके है। प्लास्टर जैसे हो गया, मान लीजिए एक रूम का भी इस तरह से करके चेक करने के बाद प्रॉपर आया तो हो गया। होने के बाद आपको क्या करना है, प्लास्टर तो हो गया। प्लास्टर होने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो पानी क्यूरिंग हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर क्यूरिंग भी देना है, क्यूरिंग भी करना है। कम से मिनिमम 7 दिन तक करना ही करना है, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो उसमें क्रैक आ जाएगा। क्रैक नहीं आना चाहिए, प्लास्टर में करके अपना पानी मारा जाता है। ठीक है, ये मारने प्लास्टर पानी मारने से 7 दिन तक मार देने से पानी कभी प्लास्टर में क्रैक नहीं आता है। ठीक है, तो पानी पे विशेष ध्यान देना चाहिए। पानी तो प्लास्टर में भी, ब्रिक वर्क में भी पानी मारना चाहिए, क्योंकि अगर पानी नहीं मारेंगे तो अपना वाइट कलर का एक लाइनिंग आ जाता है। ठीक है, तो वो नहीं आना चाहिए दीवार पे। तो पानी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द बिल्डिंग लाइन। ठीक है, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द बिल्डिंग लाइन। ठीक है, तो आपको वाटर पे, क्यूरिंग पे विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए प्लास्टर हो गया, 7 दिन तक पानी मारने के बाद अगर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको अब प्लास्टर करने से पहले मैं कुछ और बताना छूट गया है मेरा। अपना आरसीसी का मेंबर और ब्रिक, जैसे ब्रिक है और आरसीसी का मेंबर एक जैसे कॉलम है, और अपना ब्रिक वाल, तो दोनों के बीच में चिकन मेश से ज्वाइंट किया जाता है प्लास्टर करने से पहले। ये चिकन मेश भी लगाना जरूरत है, क्योंकि प्लास्टर करने के बाद कुछ महीने, कुछ साल के बाद वो कट अपना वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, क्रैक आना चालू हो जाता है ज्वाइंट पे। तो ज्वाइंट ना आए उसके लिए आपको चिकन मेश लगाना पड़ता है। ठीक है, तो चिकन मेश बीम बॉटम में चिकन मेश आप लगा सकते हैं, अपना जहाँ पे कॉलम और आपका वॉल का ज्वाइंट है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो चिकन मेश, और जहाँ पे आपका ब्रिक जाके एंडिंग होता है बीम बॉटम में, वहाँ पे गैप आ जाता है। तो उसके लिए गैप को फुलफिल करने के लिए खड़ी, अपना सीमेंट और मसाला डाल के खड़ी से पैक किया जाता है, ताकि दीवार हिले मत। ठीक है, तो ये सब सावधानियाँ प्लास्टर करने से पहले किया जाता है, और प्लास्टर करने के बाद आपको पानी मारना जरूरी रहता है। ठीक है, तो और आगे प्लास्टर करने के बाद आपको, मतलब दीवार सूखने के बाद आपको पुट्टी करना पड़ता है। पुट्टी क्यों किया जाता है ये भी जानना जरूरी है। इंस्पेक्शन में ये भी आता है पुट्टी किस तरह से किया जा रहा है, कैसे पुट्टी में क्या क्या सावधानियाँ बरती जा रही है साइड पे, तो ये भी आपको चेक करना है। पुट्टी कौन सा कंपनी का है, कंपनी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि लोकल कंपनियां भी पुट्टी अभी आजकल बना रही हैं। तो क्या होता है, 1-2 साल में पेंट को लेके निकल जाता है, तो वो क्या होता है, वाइट करके पेंट ऊपर आने लगता है, और दीवार खराब हो जाता है। तो फिर आपको 1-2 साल में ही पेंट करने की जरूरत पड़ जाती है। इसके लिए पुट्टी भी बहुत ज़रूरी है, चेक करना पुट्टी के कौन सा कंपनी है। ब्रांडेड कंपनी के द्वारा ही लिया जाना चाहिए पुट्टी। तो ये भी आपको, और उसमें पुट्टी भी 2 टाइप का होता है, एक कोर्स पुट्टी होता है, एक फाइन पुट्टी होता है। तो अगर पुट्टी हो रही है तो ये नहीं कि वर्कर फाइन पुट्टी को पहले मार दे, तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने वर्कर को, मतलब साइड पे जा रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उनको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि कोर्स पुट्टी पहले होना चाहिए, फाइन पुट्टी बाद में होना चाहिए। कोर्स पुट्टी होने के बाद कोर्स पुट्टी इसके लिए किया जाता है, जितना भी प्लास्टर में खड्डा है वो कोर्स पुट्टी के द्वारा भर जाता है, और कोर्स पुट्टी में जितना अंडुलेशन है वो फाइन पुट्टी करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो आपका दीवार स्मूथ हो जाता है। उसके बाद उनको घिसाई करते हैं। घिसाई करने के बाद प्राइमर मार देते हैं। प्राइमर मारने के बाद अपन पेंट कर देते हैं। ठीक है, पेंट अभी जो एज पर अप्रूव्ड डिजाइनर के अकॉर्डिंग पेंट मारते हैं, ये तो आप लोग को मालूम ही है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और आगे फिनिशिंग वर्क में बहुत सारा आइटम है, तो नेक्स्ट मेरे वीडियो में फिनिशिंग का ही रहेगा। ठीक है, तो
थैंक यू एवरीवन। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।